नमस्कार दोस्तों, आज हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने भूमि और मृदा के बारे में अध्ययन किया था तथा उनके संरक्षण के उपायों को जाना था। आज के इस अध्याय में हम जल उपलब्धता की समस्याएं, जल का उपयोग, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण तथा प्राकृतिक वनस्पति और जीव संरक्षण, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, जल एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है और देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का मूल आधार है। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीने तक तो जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को जलग्रह भी कहते हैं। माना जाता है कि लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। परंतु बच्चों, ये महासागर का जल लवणीय है। लवणीय अर्थात नमकीन है, खारा है, जो कि पूरा पीने योग्य नहीं है। हमारी पृथ्वी में पीने योग्य जल केवल 2.7% है। उसमें भी 70% पानी बर्फ के रूप में ध्रुवीय प्रदेशों में है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% जल का प्रयोग मानव करता है, जो कि नदियों, झीलों तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। बच्चों, यह पानी वाष्पीकरण के द्वारा, वर्षण अर्थात बारिश के द्वारा और जलवाहक की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। अर्थात नदियों, समुद्रों, झीलों इत्यादि में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, इससे यह पानी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं और बादलों के द्वारा बारिश होती है। जल के इस चक्र को ही जल चक्र कहा जाता है। जल एक चक्रीय और नवीकरणीय संसाधन है। इसकी आपूर्ति एक निश्चित सीमा तक होती है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना कि आज से 2000 वर्ष पहले था, परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, औद्योगिकरण और नगरीकरण से जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। चित्र क और चित्र ख में देखिए, धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। कुल जल का उपयोग कृषि सेक्टर का दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ औद्योगिक और घरेलू जल में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। बच्चों, जल संसाधन के संरक्षण के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें वर्षा के जल को बचाना होगा, धरातली जल का संरक्षण करना होगा, हमें अपनी सिंचाई पद्धति में भी परिवर्तन लाना होगा। इसके अलावा जल का पुनः चक्रण करके हम जल को बचा सकते हैं और जल संरक्षण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। बच्चों, हम अपने आसपास देखते हैं, हमें पेड़ दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देते हैं, हिमालय दिखाई देते हैं। इसके अलावा आसमान की तरफ देखते हैं, हवाई जहाज दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और ये जो वन्य जीवन है, ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे ही हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम जैव पारितंत्र कहते हैं।
बच्चों, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, साथ ही रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। हमें फल, तारपीन तेल, गोंद, औषधि और लिखने के लिए कागज भी वनों से ही प्राप्त होता है। बच्चों, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट तथा अन्य जलीय जीव भी आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन की प्राप्ति होती है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों, ये सभी हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। भूमंडल पर मिलने वाली जलवायु और मिट्टी, इन सब में विभिन्नता के कारण पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, गुल्म तथा टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें भी गहरी होती हैं ताकि वे दूर दूर से पानी को सोख सके। इसके अलावा कुछ वन ऐसे होते हैं जो साल में एक बार अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे वनों को पर्णपाती वन कहते हैं। इसके अलावा कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ऐसे वनों को सदाहरित वन या फिर सदाबहार वन कहते हैं। दोस्तों, वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। ये पौधे तथा जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं। आज हम यह देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की बहुत सारी जातियां लुप्त हो गई हैं और कितनी लुप्त होने के कगार पर हैं। हमें ज़रूरत है इन वनों को बचाने की। हमें ज़रूरत है प्राकृतिक वनस्पति और जीव संरक्षण की। तो आइए प्राकृतिक वनस्पति और जीव संरक्षण के कुछ उपायों को देखते हैं। दोस्तों, हमें जीव संरक्षण के लिए सबसे पहले सभी लोगों को जागरूक करना होगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाकर भी हम जीवों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके खिलाफ ठोस कानून और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और जीव संरक्षण के लिए हमें सामाजिक वानिकी तथा वन महोत्सव को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने जल के बारे में अध्ययन किया, जल उपलब्धता की समस्याओं को जाना, इसके अलावा जल के उपयोग के बारे में जाना, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण तथा प्राकृतिक वनस्पति और जीव संरक्षण इत्यादि बिंदुओं की चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।